हाय फ्रेंड्स, इस चैनल में आप लोग का स्वागत है और आप लोग को टॉप 20 प्रश्नों का क्यूज डेली आप लोग को दिया जा रहा है। तो आज का 20 प्रश्नों का श्रृंखला आप लोग के सामने स्क्रीन पर जा रहा है और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया जा रहा है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आप क्विक आंसर देने का प्रयास करें, ज्यादा टाइम ना लें। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि लोक सेवा आयोग का गठन क्या दिया हुआ है। लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, ये आपका पहला प्रश्न है आज का। ठीक है, पहला प्रश्न है लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया। तो आपका ऑप्शन है 1926 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, 1784 के अधिनियम द्वारा। ये आपका ऑप्शन था। जल्दी आप आंसर देने का प्रयास करें, क्विक आंसर दें। चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर है 1919 के अधिनियम। आपका आंसर है 1919 के अधिनियम के तहत जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। और अधिनियम है 1919, लेकिन अगर बात किया जाए कि लोक सेवा आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 1926 में किया गया था। ठीक है, 1926 में, अर्थात 1919 के अधिनियम के तहत 1926 में किया गया था। अच्छा, दूसरी बात है कि लोक सेवा आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो 315 के तहत किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि और इसमें हम 1919 अधिनियम के चर्चा करते हैं। जैसे 1919 अधिनियम को और क्या कहा जाता है, तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, और 1919 अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया। ठीक है, अर्थात पहली बार महिलाओं को वोट कब दिया गया, तो यह भी है 1926 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या करा, 1909। 1909 अधिनियम जो है पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व है। पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का वर्णन किस अधिनियम के तहत है, तो 1909। 1784 अधिनियम क्या है, तो दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था 1784 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो पहला प्रश्न का बहुत सारी चर्चाएं आप लोग का हो चुकी है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, यही आपका प्रश्न है। एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन है चाल, दूसरा वेग, सी विस्थापन, डी दूरी। आपका आंसर आना चाहिए। सारे लोग आंसर देने का प्रयास करें, गलत हो या सही हो, सारे लोग आंसर दें। सही अगर आंसर देते हैं तो आप लोग का विश्वास बढ़ता है, और गलत आंसर देते हैं तो क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको याद हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत सारे लोग ने आंसर दिया है, लेकिन कुछ का आंसर गलत भी है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, क्या है, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। हम सारे ऑप्शन की चर्चा करेंगे। ठीक है, चारों ऑप्शन आपका इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका ऑप्शन हो गया वेग। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो गया वेग। और वेग जानते हैं कि वेग सदिश राशि है, और वेग का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए की चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका परिभाषा क्या है। इसका परिभाषा है वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में, क्या है, वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, और चाल जो है अदिश राशि है, और चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, विस्थापन के बारे में बोलते हैं। विस्थापन क्या, निश्चित दिशा में, क्या है, निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच, क्या है, निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, ठीक है, दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, और विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका दूरी है। दूरी क्या है, दूरी क्या है, दिए गए समय में, ठीक है, दिए गए समय के साथ वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई, ठीक है, तय की गई मार्ग की लंबाई
को हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। और दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है। और दूरी कैसी राशि है, तो दूरी अदिश राशि है। ठीक है, तो बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? यही आपका प्रश्न था। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी आर्गन गैस, ऑप्शन डी ओजोन गैस। आपका आंसर क्यों आना चाहिए, जल्दी देने का प्रयास करें। चलिए बहुत अच्छा। चलिए ठीक, इसी प्रकार आंसर दें और सारे लोग आंसर दें। तो चांदी की सतह को काला कर देने वाला गैस है ओजोन गैस, जो कि ऑप्शन नंबर डी या आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर दे भी दिया, चलिए बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, और कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को टच किया, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया का द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है, इंडोनेशिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है? संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी होगी, यानी संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी, हिंदी होगी। ठीक है, और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, यही आपका प्रश्न है। आपका ऑप्शन अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 326, ऑप्शन सी अनुच्छेद 333, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। यही आपका ऑप्शन था। ठीक है, आप आंसर देने का प्रयास करें। आंसर सिंपल है, आप दे सकते हैं, सारे लोग दे सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे का सही आंसर है। चलिए ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, यह वर्णन है अनुच्छेद 343 में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 326 क्या है? अनुच्छेद 326 क्या है? वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन है। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव, यानी लोकसभा और विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 326 में है। ठीक है, अब आगे ऑप्शन नंबर सी है, जो अनुच्छेद है 333। 333 क्या है? 333 है आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में मनोनयन। ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय का विधानसभा में मनोनयन का वर्णन है अनुच्छेद 333 में। ठीक है, और अनुच्छेद 368 के बारे में आप लोग को पता है, संविधान संशोधन 368। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यही आपका प्रश्न है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर आना चाहिए, सारे लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत बहुत सारे लोग सही आंसर दिए। ठीक है, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह उद्यान जो है हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक की भी चर्चा करते हैं, मेघालय। मेघालय में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो नोगर वाइलम, आप लोग जानते होंगे नोगर वाइलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मेघालय में है। नोगर वाइलम कहाँ है? मेघालय में है, और यह जो है हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गोवा, गोवा में जानते हैं भगवान महावीर उद्यान, गोवा, भगवान महावीर उद्यान गोवा, और यह जो हिरन और सांभर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जानते हैं कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, और यह बाघ और चीता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कितना का आंसर सही आता है। चाइना कप का संबंध किस खेल से है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाइना कप का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी जिम्नास्टिक, ऑप्शन डी बैडमिंटन। आपका आंसर क्यों कहना चाहिए? बहुत सारे का गलत इसमें हो सकता है, थोड़ा सा सावधानी बरते और अच्छी से प्रश्न को पढ़ें और आंसर दें। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने दिया है लेकिन कुछ का गलत है। ठीक है, तो चाइना कप का संबंध है ऑप्शन नंबर सी जिम्नास्टिक से है, ना कि क्रिकेट से है। क्रिकेट में है चाइना मैन है,
तो चाइना मैन शब्द का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से होगा, ना कि चाइना कप। याद रखना है, चाइना कप जिम्नास्टिक और चाइना मैन क्रिकेट, याद रहेगा। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, बी की भी चर्चा करते हैं, गोल्फ है। गोल्फ से संबंधित कप कौन है? तो आप लोग पढ़े हैं, गोल्फ से है गोल्फ से है राइडर कप। राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। बाकर कप का संबंध भी गोल्फ से है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन, नारंग कप बैडमिंटन, चड्डा कप बैडमिंटन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, इंटरनल इंडिया पुस्तक किसकी है? इंटरनल इंडिया किसकी पुस्तक है, अर्थात इंटरनल इंडिया को किसने लिखा? आपका ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इंटरनल इंडिया के लेखक, चले बहुत सारा आंसर आ चुका, बहुत अच्छा। चले ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी हैं, ठीक है। और ऑप्शन ए की चर्चा भी कर लेते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी आप लोग को पता है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। और भी लिखे हैं, कौन लिखे? यंग इंडिया महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी, ठीक है। तो ध्यान से अगर सुनिएगा तो सारा जो है याद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जानते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू के बारे में, इंडिपेंडेंट के लेखक कौन है? तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। चलिए आना चाहिए आंसर, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आ चुका है। चलिए बहुत अच्छा, तो 2011 जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। तो पहला नंबर पर कौन है? पहला पर उत्तर प्रदेश है, दूसरा पर महाराष्ट्र, तीसरा पर आपका है बिहार, और चौथा पर है आपका पश्चिम बंगाल, और पांचवा पर है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। 5 नंबर तक हमने बोल दिया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, ऑप्शन ए हुबली, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी सिकंदराबाद। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपका आंसर आना चाहिए। चलिए कुछ का आंसर आ चुका है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर, बिलासपुर किसका मुख्यालय है? तो बिलासपुर जानते हैं दक्षिण पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। चेन्नई क्या है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। सिकंदराबाद क्या है? दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। लाइक करने में बहुत आप लोग कंजूसी करते हैं, लाइक में आपको कुछ पैसा भी नहीं लगता है, तो भी लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। लाइक कीजिएगा, लाइक को देखते हैं तो मनोबल ऊंचा होता है और अच्छे अच्छे प्रश्न को ढूंढते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न को देते हैं। तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, सूचित कर दें कि 8 बजे से क्यूज होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां नंबर प्रश्न है, चीन की चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? यही आपका प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, सन यात सेन, माइकल बोरोदीन, माओ त्से तुंग और जॉन हे। चलिए आपका आंसर आना चाहिए, क्विक आंसर देने का प्रयास करें। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आ चुका है। कुछ का आंसर नेट स्लो होने का कारण देर में आता है, ठीक है। चलते हैं इसका आंसर की ओर। तो चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है सन यात सेन को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। आप लोग को पता है कि चीनी क्रांति के नायक
सन्यास सेन ही थे। और चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी की चर्चा करते हैं, माइकल बोरोदीन। माइकल बोरोदीन का संबंध किससे है? तो 1912 में कुओमिंतांग पार्टी का गठन हुआ था, जिसका गठन किए थे सन्यास सेन। ठीक है। लेकिन पुनर्गठन भी किया गया था, तो पुनर्गठन करने में सन्यास सेन ने माइकल बोरोदीन को आमंत्रित किए थे। ठीक है। यानी कुओमिंतांग पार्टी के पुनर्गठन में इनका योगदान था। ठीक है। माओ सेतुंग क्या था? चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? माओ सेतुंग थे। जॉन है मतलब खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो जॉन हे थे। बहुत सारे प्रश्न ऑप्शन के अनुसार आ जाता है, तो ध्यान से आप सुनने का प्रयास करेंगे तो सारा याद हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? ठीक है। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन देखिए, आप आंसर देने का प्रयास करें। सारे ऑप्शन छट रहा है, छटने का प्रयास करें, आंसर सही आना चाहिए। बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आ चुका है। तो गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाले सुल्तान थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कुछ लोग का आंसर आ चुका था। चलिए ठीक है। तो सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखे थे। ठीक है। और कहा जाता है कि सिकंदर लोदी गद्दी पर कब बैठे? सिकंदर लोदी का संबंध तो लोदी वंश से ही है, लेकिन गद्दी पर बैठे थे 1489 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, और 1504 ईस्वी में इन्होंने आगरा की स्थापना किए थे। ठीक है। और एक आता है गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किए थे गुरु अंगद। ठीक है। क्लियर हो गया बात को? और मुबारक शाह, ऑप्शन नंबर सी कौन थे? मुबारक शाह। ऑप्शन नंबर बी जानते हैं, सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। और ऑप्शन नंबर सी मुबारक शाह का संबंध जो है सैयद वंश से है। ठीक है। और सैयद वंश के एक शासक थे खिरज खां। ठीक है। खिरज खां के पुत्र कौन थे? मुबारक शाह थे। ठीक है। और 1401 में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है। अब चलते हैं फिरोज शाह तुगलक में। ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश से संबंधित है, और 1351 में यह गद्दी पर बैठे थे। और इन पर महत्वपूर्ण प्रश्न क्या देता है फिरोज शाह तुगलक पर? ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? यही इसका प्रश्न देता है, तो फिरोज शाह तुगलक होगा। ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। याद रहेगा क्वेश्चन? बहुत अच्छा। चलिए ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर आपके। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, तवांग मठ कहाँ है? तवांग मठ कहाँ है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी सिक्किम। आपका आंसर आना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ज्यादा हम आप लोग का चैट देखने का प्रयास नहीं करते हैं, सिर्फ बी और सी हम देखते हैं। ठीक है। हम नाम भी ज्यादा करके नहीं पढ़ते हैं, बी सी देखते हैं और आपका आंसर बता देते हैं। ठीक है। क्योंकि हम सोचते हैं कि ज्यादा टाइम ना लें। ठीक है। ज्यादा टाइम आपका व्याख्या पर जाए तो अच्छा रहे, जिससे सुनकर बहुत सारे प्रश्न आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है। तवांग मठ हम चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। और मठ के बारे में आज बहुत सारे प्रश्न हम दे चुके हैं, तो आगे पढ़ेंगे उसके। चलिए ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसको समर्पित है? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी रामदेव, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। ठीक है। किनसे संबंधित है? आपका आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, कुछ का आंसर तो आ चुका है। चलिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, स्वामी विवेकानंद। और आप लोग को पता है 1892 में स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी गए थे, इसी के उपलक्ष्य में रॉक मेमोरियल का निर्माण करवाया गया था। और कब करवाया गया था? 1970 में करवाया गया था। तो रॉक मेमोरियल कहाँ है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए शिलोंग, ऑप्शन बी धर्मशाला,
ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए कुछ का आंसर आ चुका, चलिए बहुत अच्छा। तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है, ठीक है। दूसरी राजधानी कहाँ है? धर्मशाला। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। रबर आसानी से किसमें घुल जाता है? बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, और इलाहाबाद बोर्ड का एक फेवरेट प्रश्न था। रबर आसानी से किसमें घुल जाता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइसल्फाइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी इथेन। आपका आंसर आना चाहिए, सारे लोग का आंसर आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए तो इसका आंसर है कार्बन डाइसल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए, और पता है कि रबर का वल्कनीकृत की खोज किसने किए थे? चार्ल्स गुडियर किए थे। कौन किए थे? चार्ल्स गुडियर किए थे, ठीक है। और प्राकृतिक रबर को वल्कनीकृत किया जाता है, और प्राकृतिक रबर बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है। और प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है, जिससे टायर और ट्यूब बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर प्राकृतिक रबर में सल्फर से वल्कनीकृत किया जाता है तो उसका दस्ताना बनाया जाता है और रबर बैंड बनाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका है कि सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ओलेरिकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी पोमोकल्चर, ऑप्शन डी फ्लोरिकल्चर। आपका आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ओलेरिकल्चर। सब्जियों का उत्पादन क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर है बागवानी, याद रहेगा, बागवानी, हॉर्टिकल्चर। पोमोकल्चर, पोमोकल्चर मतलब फलों का, ठीक है। फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों का, ठीक है। चलते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ चुका था? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। चलिए आपका आंसर आंसर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए इसका आंसर, चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे सही अच्छा आंसर है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, चतुर्थ बौद्ध संगति, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? तो ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और दो भाग में बटा था, तो दो भाग वह कौन कौन था? हीनयान और महायान, ठीक है। अब किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो वसुमित्र और अश्वघोष किए थे, ठीक है। ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। माध्यमिक सूत्र किसकी रचना है? यही प्रश्न है, माध्यमिक सूत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी नागार्जुन। भास्कर को भी भास्कराचार्य बोला जाता है, याद रखना है। माध्यमिक सूत्र किसकी रचना है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ का आंसर आ चुका, चलिए ठीक है। नागार्जुन इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। माध्यमिक सूत्र रचना किए थे नागार्जुन, ठीक है। और इसमें क्या किया? सापेक्षता का सिद्धांत आप लोग पढ़े हैं, सापेक्षता का सिद्धांत का वर्णन इसमें किया गया था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं, आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना किए थे जो कि गणित से संबंधित है। और आर्यभट्ट ने शून्य की खोज किए और पाई का मान भी सबसे पहले दिए थे, ठीक है। वसुमित्र, वसुमित्र के बारे में आप लोग को पता है कि वसुमित्र महाविभाज सूत्र की रचना किए थे वसुमित्र, ठीक है। भास्कराचार्य ने, भास्कर नहीं कहा था, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य क्या किए थे? बीज गणित की रचना कौन किए थे? भास्कराचार्य किए थे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न नंबर 20 आपका करंट प्रश्न है। हाल ही में लिखी गई पुस्तक इकवाग, इकावाग किसकी है? इकावाग किसकी है? हाल ही में लिखी गई पुस्तक इकावाग किसकी है? ऑप्शन ए जेके रॉलिंग, ऑप्शन बी रोनाल्ड दहल, ऑप्शन सी एरिक कार्ले, ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। चलिए आंसर आना चाहिए,
करंट प्रश्न है, बहुत ही हाल ही का प्रश्न है यह। चलिए ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जेके रोलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जेके रोलिंग। ठीक है, इस प्रकार आपका 20 प्रश्नों का क्यूज है और समाप्त हुआ। और चलते हैं आपके कल वाले प्रश्न, और आज का प्रश्न क्या है और आज का टॉपिक क्या है, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो कल का प्रश्न आपका था, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, यही आपका प्रश्न था। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, लेकिन सबसे फर्स्ट आंसर राजकुमार का है। ठीक है, सबसे फर्स्ट आंसर राजकुमार का है, और इसके बाद सेकेंड में नीतीश कुमार का है। ठीक है, तो यह प्रश्न आप लोग को पता होगा, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। ठीक है, तो आज का प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसका प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, ना कि आपको तुरंत देना है। बहुत सारे तुरंत आंसर देते हैं, तो उनका मान्यता नहीं होता है, जो कमेंट बॉक्स में देते हैं उन्हीं का मान्यता होता है। ठीक है, यानी वीडियो समाप्त होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, तो आज का प्रश्न है, आप पढ़कर आप प्रश्न का आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक सारा मठ है। ठीक है, सारा मठ, सारा मठ जो एक प्रश्न में आप लोग का आया था। ठीक है, इसी प्रकार आपको मठ पर प्रश्न हमने दिया है। तो आज का याद करने वाला पहला प्रश्न है, ताबो मठ कहाँ है, तो ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हेमिस मठ कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। आगे है बोधि मंडा मठ, बोधि मंडा मठ बिहार में है। रुमटेक मठ सिक्किम में है, और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, और थिक्से मठ जम्मू कश्मीर में है। नाम ड्रालिंग मठ कर्नाटक। ठीक है, ये मठ से संबंधित आपका टॉपिक था। ठीक है, तो प्रश्न को आप याद करते जाएं तो बहुत ही आपके जीवन में यह लाभप्रद होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप निसंकोच इसे आप मार सकते हैं। और आप लोग को पता है कि एग्जाम के लिए एक ही प्रश्न इंपॉर्टेंट रहता है, आपके रिजल्ट देने के लिए, आपके जीवन सुधारने के लिए, आपको जीवन बनाने के लिए। तो कृपया कर सारे प्रश्न को याद करें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मित्रों के पास जरूर शेयर करें। ठीक है, तो आज के वीडियो इतना ही दूर तक, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे प्रश्न के साथ। ठीक है, जय हिंद, गुड नाइट।